700 लोग हो चुके हैं और आप अपने और नियर एंड डियर्स को लिंक्स शेयर कर सकते हैं और सभी को इनवाइट कर सकते हैं। हम विद इन 2 मिनट्स हम अपना आज का जूम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। का सेशन अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक बार फिर सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग आज के नेशनल जूम ओरिजिन में। और ऑलमोस्ट 800 लोग हो चुके हैं और हम अब और 9:07 हो रहा है, तो हम अभी का जूम हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्योंकि सभी का जो समय है वो काफी कीमती होता है। तो इसी के साथ मैं अपना शेयरिंग सबसे पहले आपके साथ शेयर करूं। आई होप ये लिंक स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, नजर आ रहा होगा। तो दोस्तों फिलहाल प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं अपना छोटा सा इंट्रो दे दूं। माई सेल्फ विकास कौशिक एंड आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़। और मैंने एजुकेशन मेरा जो है वो ग्रेजुएशन मैंने किया था कंप्यूटर्स में, बीसीए किया। और फिर मैंने डोइक ओ लेवल ए लेवल क्वालिफाई किया और फिर पीजीडीआईटी भी किया मैंने। फिर उसके बाद मैंने एमबीए किया था। तो कंप्यूटर्स का बैकग्राउंड है, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमने पढ़ा था अपने जमाने में। और फिर एक एमएलएम कंपनी में भी मैंने 4-5 साल मैंने किया है, तो उसका भी कुछ एक्सपीरियंस है। और फिर पिछले 5-6 साल से मैं ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट की दुनिया में हूँ और क्रिप्टो में बिटकॉइन में भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ। और अभी कुछ महीने पहले ही मैंने ओरिजिन अपना एलजीएनएस को स्टार्ट किया था। तो ये मेरा छोटा सा परिचय हो गया। तो उसी आधार पे मैं अपने मेरे पास जो 15 साल का तजुर्बा है, मेरे लाइफ का, जो मेरी पढ़ाई का, एमएलएम का और ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का जो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उसका, उसी को मैंने यूज करके इस प्रोजेक्ट को एनालाइज किया। और इस पे मैंने कुछ अपने फाइंडिंग्स, अपने रिसर्च किए हैं। तो कभी भी दोस्तों मेरी तरफ से एक आपको एक हेल्दी एडवाइस है कि कभी भी आप किसी भी प्रोजेक्ट पे जब आप कुछ अपने से कुछ करना चाहते हैं, इवन कोई बिजनेस भी आप करना चाहते हैं लाइफ में, तो खुद का भी रिसर्च करना उसके पीछे बहुत इम्पोर्टेंट होता है, राइट। तो जब कभी भी आप क्रिप्टो में या कोई भी काम करते हैं, तो खुद का भी आप अपना रिसर्च जरूर करिएगा। और ये जो प्रेजेंटेशन है, ये एक प्रकार से ये एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है और ये आपका आपकी हेल्प करेगा आपकी रिसर्च में, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा जूम का जो प्रेजेंटेशन है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। तो हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। जो नए लोग हैं उनके लिए एक छोटी सी, मतलब एक गाइडलाइन के रूप में मैं एक छोटा सा जानकारी दे दूं कि क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन के बाद में जो सबसे बड़ा क्रिप्टो आया था या अभी भी है, वो है अपना इथेरियम। ये 2015 में लॉन्च हुआ था और इथेरियम ने ही दुनिया में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मैकेनिज्म लेकर के आया। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप समझेंगे तो ये है, ये सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम होता है जो कि ब्लॉकचेन में डिप्लॉयड रहता है। जैसे सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम किसको कहेंगे हम? जैसे मान लीजिए कोई ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम जो कि अपने आप टर्म्स एंड कंडीशन मैच करने पे वो काम कर जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर मैं कहूं कि आप अपने घर में स्विच ऑन करेंगे पंखे का तो पंखा चालू हो जाएगा, आप स्विच ऑन करेंगे लाइट का तो लाइट चालू हो जाएगा। तो ये क्या है? ये एक एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम है एक प्रकार से, कि जब आपने बटन ऑन किया और करंट फ्लो हुआ तो पंखा क्या हुआ? ऑन हो गया। उसी प्रकार एटीएम मशीन भी काम करता है, जिसमें एक एल्गोरिदम डिजाइन करके फीड किया गया है कि हम जब अपना कार्ड, डेबिट कार्ड है वो, जब हम एटीएम में डाल करके हम उसमें कमांड देंगे तो वो उसको प्रोसेस कर देगा। तो जब वो प्रोसेस कब करेगा? जब टर्म्स एंड कंडीशन मैच करेगा। क्या टर्म्स एंड कंडीशन हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा कार्ड का पिन नंबर सही है कि नहीं है, हमारे कार्ड में बैलेंस है कि नहीं है, हम विड्रॉल जो कर रहे हैं वो अमाउंट
उस लिमिट में है कि नहीं जिस लिमिट में वो एटीएम हमको एक बार में ट्रांजेक्शन दे देगा। तो अगर वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन मैच करेगा तो एटीएम मशीन क्या करेगा, उस कमांड को एग्जीक्यूट कर देगा। तो उसी प्रकार का कुछ एल्गोरिदम डिजाइन करके जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में उसको फीड कर दिया जाता है, भर दिया जाता है, तो उसी चीज को यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ठीक है। तो अब मान लीजिए किसी क्रिप्टो करेंसी में कोई कह रहा है कि ये एक डीफाई टोकन है और इस पे 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयड हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो एक डीफाई टोकन है, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस वाला टोकन है, जिसमें टोटल 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि 137 कमांड्स उसमें डिप्लॉयड हैं, उस टोकन में, उस एप्लीकेशन में या उस प्रोजेक्ट में। और उस 137 सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम जो है वो उस ब्लॉकचेन में डिप्लॉयड है और उससे वो हमको सर्विस देने वाला है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैकेनिज्म जब दुनिया में आया तो उसके बाद क्या हुआ, दुनिया में जितने भी सेंट्रलाइज सिस्टम के प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि ये 20-25 सेक्टर्स हैं टोटल, इन सभी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके उसको सेंट्रलाइज सिस्टम के प्रोजेक्ट्स को डिसेंट्रलाइज बनाने में पूरी दुनिया लग गई है। तो इसका फ्यूचर जो है ना वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और एआई का बहुत तगड़ा फ्यूचर आने वाला है दोस्तों। ठीक है, अभी हम बहुत इनिशियल स्टेज पे है, और इस इनिशियल स्टेज में ही जब आज भी हम एआई यूज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे एआई से जनरेटेड वीडियोस या ऑडियो वायरल हो रहे हैं हमारे आसपास में। जैसे किशोर कुमार जी हैं, वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी वॉइस में गाने रिकॉर्ड करके आप वायरल आप सुने होंगे। वो एआई टेक्नोलॉजी का सोचिए कि किस लेवल पे वो टेक्नोलॉजी चल रही है। उसी प्रकार अभी ट्रेंड में ट्रेंडिंग था बीच में कि विंटेज पैटर्न में साड़ी का एआई में लोग अपनी वीडियो फोटोज डाल रहे थे। तो वो और चैट जीपीटी जो है वो भी एक एआई टूल है। तो एआई का तो यूज फीचर आप देख ही रहे हो। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ये एक बैकग्राउंड में चलने वाला एक टेक्नोलॉजी है जो जो मर्ज होके हमारे एआई टेक्नोलॉजी के साथ में मर्ज होके आने वाले टाइम पे फ्यूचर में यही चलने वाला है। इसी से हमको सुविधाएं मिलेंगी। राइट। तो अब हम चलते हैं हमारे ओरिजिन प्रोजेक्ट की तरफ में और इसको हम समझते हैं। तो इसको हम आम भाषा में समझाने के लिए मैंने कुछ जो इसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, इसके व्हाइट पेपर से जब इसको मैंने थोड़ा सा पढ़ा, स्टडी किया, तो मैंने उसको कुछ हिंदी में भी ट्रांसलेट करके यहाँ अपने पीपीटी में मैंने लगाया हुआ है ताकि नॉर्मल आम भाषा में हम इसको समझ सके। तो ओरिजिन क्या है, ये एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस 3.0 प्राइवेसी फाइनेंशियल प्रोटोकॉल है। ये समझ लीजिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम कैसे करता है, अगर मैं आपको बताऊं, ये बिना इंसान के मौजूदगी के बगैर का एक प्रकार से ऑटोमेटेड सिस्टम है जो कि ह्यूमन काइंड को हेल्प करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब कि जैसे उदाहरण के लिए आज दुनिया में या आज इंडिया में बैंकिंग सेक्टर कैसे काम करता है। बैंक्स बने हुए हैं, हम वहां जाते हैं, वहां पर लोगों के पास में, मतलब वहां पर बैंक के एम्प्लॉयज हैं जो हमारी मदद करते हैं, हमारा अकाउंट ओपन करके, हमारा जो भी गाइडलाइन है, लोन चाहिए या कुछ भी जो भी चीजें होती है उसको मैनुअली किया जाता है। आज की डेट में बैंकिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जैसे कोर बैंकिंग आ चुका है। हम नेशनल लेवल पे हम अपना खाता ऑपरेट कर सकते हैं, अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं। राइट। लेकिन बहुत सारी चीजें आज भी मैनुअली होती है और बहुत सारी चीजें बैंक के एम्प्लॉयज के हाथ में ही रहता है। हमारा लोन पास करना नहीं करना, या हम जो भी कन्वर्सेशन होता है हमारे बीच में, वो भी पॉलिसीज भी ऐसा है क्योंकि वो सेंट्रलाइज सिस्टम है। तो एज पर आरबीआई रूल्स गाइडलाइंस वो अपनी पॉलिसी चेंज या अपग्रेड करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि आरबीआई अगर रेट कट करता है तो उसका डायरेक्ट एडवांटेज हम कस्टमर्स को लेट से देती है बैंक, ऐसा भी होता है। तो बैंकिंग क्या है, वहां पर टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है, लेकिन वेब टू टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है वहां पर। लेकिन अब
जो अभी जो दुनिया में एआई और क्रिप्टो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अब ओरिजिन जो है वो अपने आप में एक ऐसा इंटरनेशनल लेवल का ग्लोबल बैंक बन रहा है। मैं अपने अपने नॉर्मल भाषा में आपको बता रहा हूँ, ग्लोबल बैंक बन रहा है ये, जो कि पूरी दुनिया को बिना इंसानों के ऑटोमेटिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के दम पे वो हमको सर्विस देगा, पूरे वर्ल्ड को। क्या क्या सर्विसेज देगा? टोटल इसके प्रोजेक्ट में 18 सर्विसेज हैं जो कि ये हमको देगा बाय यूजिंग 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऑटोमेटिक क्या कहते हैं कमांड्स है, उसकी मदद से ये हमको टोटल 18 सर्विसेज देगा। क्या क्या सर्विसेज देगा मैं आपको आगे प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगा। राइट, तो अब ये ग्लोबल बैंक रहेगा। तो अब आप थोड़ा सोच के देखिए, जैसे आज हम कोर बैंकिंग यूज करते हैं, तो मैं छत्तीसगढ़ में बैठा हूं, मैं चाहूँ तो दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता कहीं भी जाके, मुंबई कहीं भी जाके अपना बैंक एक्सेस कर सकता हूँ। एसबीआई है, एक्सिस है, आईसीआईसीआई है, कोई सा भी बैंक में अगर मेरा खाता है तो मैं वहां पर जाके अपना एक्सेस कर सकता हूँ, वहां के एटीएम से पैसे भी निकाल सकता हूँ, वहां के बैंक में जाके मेरे से मतलब मेरे बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत रहेगी या कोई काम रहेगा, चेक वेक वाली बातें रहेंगी, वो सब मैं वहां पे जाके कर सकता हूँ। राइट, तो ये कोर बैंकिंग का फायदा हुआ, एडवांटेज हुआ। जब कोर बैंकिंग नहीं था हमारे भारत में, इंडिया में, आज से 20-25 साल पहले की बात अगर मैं करूं, तो उस टाइम पे जहां पर हमारा खाता है, जहाँ पे हमने खाता अपना खुलवाया है, वहीं पे जाना पड़ता था सारा का सारा हिसाब किताब करने, देखने, लेने के लिए। एटीएम नहीं था उस जमाने में, तो हमको कैश निकालना है, डिपॉजिट करना है, सबके लिए बैंक में लंबी लंबी लाइनें हमको लगा के रखनी पड़ती थी। लेकिन धीरे से कोर बैंकिंग आया, एटीएम सर्विस आया, तो ये क्या हो गया, ये लाइनें खत्म हो गई, और आज हम इसका फीचर्स, इसका जो फैसिलिटी हम एंजॉय करते हैं। और धीरे से जब यूपीआई आ गया और हर जगह कार्ड सिस्टम से पेमेंट आ गया, तो आजकल तो एटीएम के सामने में भी भीड़ नहीं रहती है। राइट, तो ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस एडवांस हुआ है, तो हमको भी सुविधाएं जो है हमारी बढ़ी है और मिला है। तो ठीक उसी प्रकार आज की डेट में आप देखिए, आप अपने आसपास सराउंडिंग्स में भी चेक करेंगे, गली मोहल्ले में देखेंगे। मैं तो छत्तीसगढ़ जगह में रहता हूँ, और मेरे आसपास में भी मैं देखता हूँ, तो ज्यादातर लोगों के परिवार में आज की डेट में बच्चे अच्छे एजुकेटेड होते जा रहे हैं, और विदेश जा रहे हैं, फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, लोग घूमने के लिए भी जा रहे हैं आजकल। तो घूमने जा रहे हैं, फॉरेन में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, बस रहे हैं, आना जाना लगा रहता है, मतलब आम भाषा में। तो फॉरेन कंट्रीज में आने आना जाना फ्रीक्वेंटली आजकल लोगों का चल रहा है ना। ये जमाना बदल रहा है कहने का मतलब। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये चीज और आगे बढ़ेगी, कम तो नहीं होगी। राइट, तो जब आना जाना ज्यादा बढ़ेगा, तो ग्लोबली हमको क्या है, फाइनेंस की भी तो जरूरत ज्यादा पड़ेगी, आना जाना, ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। तो आज की डेट में हम सेंट्रलाइज बैंकिंग के जरिए हम क्या करते हैं, हम चीजों को हम उसकी फैसिलिटी लेते हैं। फोरेक्स हमको यूज करना पड़ता है, हमको डॉलर लेना है, हमको थाई बाथ लेना है, धीरम लेना है, या फिर हमको ब्रिटिश पाउंड लेना है, ये सारे करेंसीज हमको जाके लेना पड़ता है ना, क्योंकि हम फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, दूसरी कंट्री जा रहे हैं। लेकिन ओरिजिन अपने आप में एक ऐसा बैंक रहेगा जो कि ग्लोबली कोर बैंकिंग जैसा चलेगा। मतलब दुनिया में जहां पर भी इंटरनेट है, आप इस बैंक को एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहला एडवांटेज तो ये हो गया। मतलब वो जो बैंक में जाके हमको फॉरेक्स करवाना पड़ता था कि हमको इंडियन रुपीस के बदले डॉलर दे दीजिए या पाउंड दे दीजिए, वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दूसरा, आप अनलिमिटेड पैसे ट्रांजेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि आपका जो अकाउंट है वो सेंट्रलाइज सिस्टम से ट्रैक नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये दूसरा बेनिफिट हो गया। तीसरा बेनिफिट ये है, आप जिस कंट्री में भी उतरोगे, आप उस कंट्री का आपको करेंसी वहीं पे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेबल कॉइन्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो, वहां पर जाके वहीं पे आपको मिल जाएगा। और दुनिया में तो ठीक है, अभी इंडिया, भारत हमारा पीछे चल रहा है थोड़ा, लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो है वो वर्ल्ड वाइड अब यूज होना शुरू हो रहा है, बहुत सारे जगह में डायरेक्टली क्रिप्टो से पेमेंट, लेन देन, ये सब चीजें चालू हो चुकी हैं दुनिया में। आप चाहें तो इससे आप यूट्यूब पे इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। तो विथ टाइम धीरे धीरे इंडिया को
इस इन चीजों की आदत डालनी पड़ेगी भाई, वो तो है। ठीक है, परिवर्तन जरूरी है लाइफ में, तो एक्सेप्ट करना पड़ता है सभी को। पहले स्टार्टिंग में मेरे घर में, और सब आप लोगों के घर में भी ये चीज हुआ होगा, जैसे हम वॉशिंग मशीन जब नया नया आया था, फ्रिज नया नया आया था, केबल कनेक्शन नया नया आया था, हम सब चीज का जनरली लोग बहुत सारे लोग विरोध करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। आंखें खराब हो जाएंगी कलर टीवी में, वॉशिंग मशीन में कपड़े फट जाएंगे, फ्रिज का पानी सही नहीं रहता है, एसी ज्यादा वो सही नहीं है, मतलब हर चीज का विरोध करने वाले लोग भी रहते हैं दुनिया में। बट आज की डेट में देखिए, परिवर्तन को क्या होता है, लोगों को या तो हंस के एक्सेप्ट करना पड़ता है, या फिर मन मार के एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो दुनिया में जब परिवर्तन होती है तो क्या होता है, या तो आ जाओ या आना पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं है उसके उसके अलावा। राइट है, तो उसी प्रकार क्या है, क्रिप्टो करेंसी है या एआई टेक्नोलॉजी है, ये तो आ ही रहा है, इसको तो हम रोक नहीं सकते। तो या तो आ जाओ या फिर आना पड़ेगा आगे चल के, कोई विकल्प ही नहीं है अपने पास में, है ना। तो उससे बेटर है टेक्नोलॉजी को टाइम रहते समझ लीजिए, फायदा हो जाएगा। तो इसी वजह से मैंने भी इस पे ध्यान दिया। ओके, बैक टू पॉइंट। तो ओवरऑल जो ओरिजिन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने आपको एक ग्लोबल बैंकिंग का एक सिनेरियो दिखा दिया कि क्या फायदा हो सकता है। तो इसके क्रिएटर के दिमाग में ये चीज आई क्यों, एक बात ये भी आती है। तो जो जब मैं इसका इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट या वाइट पेपर जब मैं इसका पढ़ रहा था ना, तो उसमें कुछ लाइंस लिखी हुई थी, जैसे यहाँ पर मैंने उसको लिखा हुआ है, building a new credit system, advancing towards a digital contract civilization while respecting human rights and wealth privacy। कहने का क्या मतलब है इस बात पे आप सोचिए। फिर से मैं एक एग्जांपल दूंगा। नॉर्मली क्या होता है, इंडिया में, इंडिया की बात कर रहा हूँ, दुनिया का भी होगा ऐसा, लोग ईएमआई की जिंदगी जीते हैं। लोग अपनी चीजें ईएमआई में खरीद के रखते हैं और उसको पटाते रहते हैं। अभी आईफोन के लिए भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। 80-90%, 95% लोग सब ईएमआई में ही खरीदेंगे। ठीक है, 1.5-2 लाख का मोबाइल यहाँ कैश में लेंगे तो फिर क्या होगा, आप सोच के देखिए। तो सब ईएमआई में ही जिंदगी चलती है। वो कोई होम लोन पटा रहा है, मोबाइल लोन पटा रहा है, कार लोन पटा रहा है, पर्सनल लोन पटा रहा है, एजुकेशन लोन, हर चीज में लोन लोन लोन, एवरीथिंग इज ऑन लोन। मतलब जिंदगी ईएमआई में कट रही है जनरली लोगों की। तो होता क्या है पता है, इस ये लाइफ टाइम आदमी ईएमआई में चलता रहता है। सर्विस है भाई, ले रहे हैं, कोई बात नहीं, मतलब जरूरी चीजों के लिए ये लेना पड़ता है लोन, उसमें कोई मतलब गलत बात नहीं है, सही चीज है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जैसे कोई जॉब वाला है, वो गवर्नमेंट जॉब में है या फिर प्राइवेट जॉब में है, या फिर कोई बिजनेस भी कर रहा है, अच्छे से प्रॉपर सेट है, लेकिन कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि 2-3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, अटक गया है किसी रीजन से, या कभी बिजनेस में भी पैसा फंस जाता है, तो इस बीच में क्या होता है, ईएमआई डिस्टर्ब हो जाती है, हम टाइम पे भर नहीं पाते हैं। तो बैंक से फोन आएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद रिकवरी एजेंट का फोन आएगा, फिर वो घर भी आएगा, फिर आप अपनी परेशानी शेयर करोगे कि भैया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, बात है। वो पूरी बातें सुनने के बाद में बोलेगा कि किस्त दे दो। मतलब उनको इस बात से मतलब नहीं रहेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, उनको एक ही चीज से मतलब है। वो रट्टू तोता की तरह ही एक ही बात बोलेंगे कि भैया हमको ईएमआई चाहिए, ईएमआई चाहिए। आप परेशान हो जाओगे, फिर आप उसको अवॉइड करना जब शुरू करोगे, उसका फोन नहीं उठाओगे, उससे मिलोगे नहीं, तो वो आपके घर के सामने आके कुछ तमाशे भी करने शुरू हो जाते हैं। राइट है, तो इससे वो क्या होता है, एक आम इंसान का सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होता है, उसकी इमेज, उसको खुद को भी थोड़ा लगता है, फील होता है, आप आसपास में नजरों में गिरने वाली फीलिंग आने लगती है ना, ये होता है। तो मतलब क्या है, उसकी प्राइवेसी, उस मतलब पूरी दुनिया को फिर दिखने लगता है कि उसको कुछ फाइनेंशियल दिक्कत चल रही है, और मतलब सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाता है उसकी लाइफ का। तो यहाँ पर क्या है, ये सिस्टम इसीलिए डिजाइन किया गया है कि लोगों का जो फाइनेंशियल नीड है वो कुछ ऐसा रहे कि वो अपनी एकदम प्राइवेट रहे, और जो ईएमआईज है वो भी मतलब ब्लॉकचेन कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पे ही चीजें चले। और क्योंकि यहाँ पर एआई टेक्नोलॉजी है, तो एआई खुद चल के अपने घर तक तो कोई नहीं आने वाला है, और
कॉल्स जो है फ्रिक्वेंटली, ये मतलब वैसा नहीं होगा, ये टेक्नोलॉजी थोड़ा सा अलग टाइप का सर्विस देगा। तो उसी कुछ चीजें जो थी, जैसे अगर मैं आप ऊपर की लाइन देखोगे, पूर्ण स्वतंत्रता पर जोर, पारंपरिक वित्तीय प्रणाली यानी कि ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम है, उसके दोषों का शुद्धिकरण और व्यक्तियों को विश्वास, खुलेपन, शांति और आत्मविश्वास की एक आदर्श दुनिया में ले जाना। तो ये इनका विजन है इस प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो बड़ा प्यारा विजन है इनका अगर आप ऐसे देखेंगे तो। और उसके बाद अब इन शॉर्ट में अगर मैं बताऊं कि दुनिया को जो बिटकॉइन जो है उसने क्या दिया था, उसने दिया एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल क्रिप्टो करेंसी। दुनिया को पहला एक ऐसा एसेट दिया जिसपे किसी थर्ड पार्टी, किसी सेंट्रलाइज सिस्टम का कंट्रोल ना हो, ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो, जनता, आम पब्लिक का पैसा हो, ताकि वो अपना इन्वेस्टमेंट करके रख सके और कोई ट्रैक भी ना कर पाए। ये कॉन्सेप्ट था उसका, और आज बिटकॉइन दुनिया का 6वें नंबर का सबसे कीमती एसेट बन चुका है। उसी प्रकार उसी से इंस्पायर्ड होके इथेरियम बना, और इथेरियम के डेवलपर की भी अपनी एक ऐसी कुछ कहानी है। और वो गेम खेलता था, फिर गेम में उसके कुछ रूल्स चेंज हो गए बाद में, तो उसको वो चीज पसंद नहीं आया था। तो ये क्या हुआ, तो उस उसके पास भी ये आया कि भाई सेंट्रलाइज सिस्टम है, यानी कुछ भी कर देगा क्या कोई। तो इसी से इंस्पायर होके वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और बिटकॉइन वगैरह स्टडी करके उसने इथेरियम लॉन्च कर दिया, जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसने डिप्लॉय कर दिया, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैकेनिज्म डिप्लॉय किया, और पूरी दुनिया को प्लेटफॉर्म भी दे दिया कि भाई अब आप अपना ब्लॉकचेन बनाओ इसमें करके। तो उसी पे बेसिस ओरिजिन जो है, ये क्या दे रहा है दुनिया को पहला ग्लोबल बैंकिंग फाइनेंस सिस्टम दे रहा है, जो कि पूरी तरह से टेम्पर प्रूफ रहेगा, फुल्ली ऑटोनॉमस रहेगा, है ना, सिक्योर रहेगा, प्राइवेट रहेगा और एकदम फेयर रहेगा। ये इसका मतलब बेस है इसका, ओरिजिन का। राइट, तो ओवरऑल प्रोजेक्ट का ये विजन है, और ये कुछ ऐसा मिशन और विजन लेके चल रहा है। राइट, अब हम चलते हैं, और इसके जो मेन 3 टोकन्स हैं, टोकन्स बोल लीजिए या फिर कॉइन बोल लीजिए, ये पूरा इकोसिस्टम लेके आया है, ये सिर्फ टोकन वाला प्रोजेक्ट नहीं है। राइट, तो इसका जो इकोसिस्टम है वो क्या है, उसमें पहला टोकन जो है जिससे ये प्रोजेक्ट ओपन हुआ था, 3 फेज में ये प्रोजेक्ट आया हुआ है। तो इसका जो पहला फेज था और जो पहला टोकन है उसका नाम है LGNS। तो LGNS जो है ये क्या है, ये है एक एल्गोरिदमिक नॉन स्टेबल करेंसी है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, स्टेबल कॉइन होता है और एक नॉन स्टेबल कॉइन कॉइन होता है। स्टेबल कॉइन मतलब क्या होता है, जो कि डॉलर को रिप्रेजेंट करता है। और नॉन स्टेबल कॉइन क्या होता है, जिसका प्राइस स्टेबल नहीं रहता है, जिसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। राइट, तो उसका मतलब प्राइस क्या है, बहुत ज्यादा भागता है, ऊपर नीचे होता है, फ्लक्चुएट होता है। तो LGNS जो है ना, ये है हमारा एल्गोरिथमिक है, नॉन स्टेबल करेंसी है। तो ये क्या है, ये किस मैकेनिज्म में बना है, पहले आप इसको समझिए। ये बना है AMM टेक्नोलॉजी से बना हुआ है ये। ठीक है, एडवांस एल्गोरिथमिक टेक्नोलॉजी है, टू इशू करेंसी विदाउट रिलाइंग ऑन ट्रेडिशनल मॉनेटरी पॉलिसी और सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन। मतलब ये सेंट्रलाइज तरीके से तो लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन इसमें जो AMM टेक्नोलॉजी बना हुआ है, ऑटोमेटेड मार्केट मेकर, ये क्या टेक्नोलॉजी है, आप चाहो तो इसके बारे में चैट जीपीटी में आप और रिसर्च कर सकते हो, वो और अच्छे से आपको समझाएगा। इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जो कि ना बायर और सेलर को एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट किए बगैर बाइंग और सेलिंग के लिए ना मतलब मोटिवेट करता है। इसमें लिक्विडिटी पूल डिजाइन किया गया है हुआ है, ट्रेजरी पूल है और लिक्विडिटी बॉन्ड्स है, लिक्विडिटी पूल है और ट्रेजरी बॉन्ड है। ये दोनों का मैकेनिज्म ऊपर मतलब अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में सेट है, और वो एक्टिवेट हो जाता है जब प्राइस जो है वो अप जाता है तो, या फिर डाउन जाता है तो। और प्राइस को ये लोग एक डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं, ये एल्गोरिदम इसमें ऐसा डिजाइन किया गया है। तो प्राइस इसका नीचे भी जाएगा फिर ऊपर भी जाएगा, है ना, और वो उस रेंज में घूमता रहेगा। अगर आप इसका 1 डे कैंडल चार्ट को आप लगा के देखेंगे तो आपको मिलेगा, ओवरऑल आप देखोगे कि लगभग 70 से 75 डेज इसका प्राइस डाउन ट्रेंड में रहेगा,
और 50-55 डेज ये अप ट्रेंड में चलेगा। तो ऐसे करके इसका जो प्राइस है ये मूवमेंट कर रहा है कुछ टाइम से, जब से लॉन्च हुआ है उसके बाद से। तो ओरिजिन एलजीएनएस है ना, इस टोकन का दो काम है यहाँ पर। पहला काम क्या है, ये हमको एज अ रिवॉर्ड, हमको रिवॉर्ड के फॉर्म में मिलता है एलजीएनएस टोकन्स, राइट। और दूसरा ये गवर्नेंस के काम आता है। दूसरा काम इसका गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, जैसे जो वोटिंग होती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की दुनिया में ना, हर चीज वोटिंग से डिसाइड किया जाता है। यहाँ पे प्रपोजल आता है, और उस प्रपोजल में कुछ लिखा रहेगा। जैसे उदाहरण दूं, मतलब रोजमर्रा की मैं उदाहरण से लोगों को मतलब समझाने का प्रयास करता हूँ। तो अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, या किसी मोहल्ले में रहते हैं, या किसी गांव में रहते हैं, और वहां पर आपको तीन काम करवाने हैं। जैसे सड़क की मरम्मत करवानी है, नाली बनवाना है, और स्ट्रीट लाइट्स लगवानी है। ये तीन काम है और आपके पास फंड आया हुआ है, लेकिन उन तीनों के लिए पर्याप्त फंड नहीं है। तो आप क्या करोगे, मतलब सेंट्रलाइज सिस्टम क्या करेगा और डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या करेगा, दोनों का एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। तो मान लीजिए मैं अपने मोहल्ले का पार्षद हूँ, सेंट्रलाइज सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो तीन चीजें मेरे को अपने मोहल्ले में कराना है, रोड बनवाना है, नाली बनवाना है, या फिर स्ट्रीट लाइट्स लगवानी है। तो जनरली क्या होगा, अगर मैं पार्षद हूँ, मेरे पास फंड आया है, तो मैं उसी काम को एग्जीक्यूट कराना चाहूंगा जिसमें मेरे को थोड़ा ज्यादा कट बचे। टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, मैं ओरिजिनल बात बोल रहा हूँ भाई। तो ये मानसिकता रहती है, ऐसा होता है कि भाई सेंट्रलाइज सिस्टम में ये हो भी सकता है, नहीं भी होता है तो भी, लेकिन होता है या हो सकता है, राइट। तो मैं तो उसी काम को एग्जीक्यूट करूंगा जिसमें मेरे को थोड़ा पर्सनल में ज्यादा फायदा मिले, है ना। लेकिन वही चीज अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होगा, गवर्नेंस के थ्रू होगा, तो क्या होगा, उस प्रपोजल को हमको डालना पड़ेगा कम्युनिटी में। तो प्रपोजल कैसे डालूंगा, प्रपोजल 001, 002, 003 ऐसे करके हम डाल देंगे उसमें। और उसमें मेंशन कर देंगे कि भाई साहब, फंड आया हुआ है, लेकिन तीनों में से एक काम पहले होगा। फंड अभी ज्यादा नहीं आया, तो एक ही काम को हमको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो कौन सा काम हमको एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो उसमें ऑप्शन रहेगा, नाली बनवाना है, रोड बनवाना है, या लाइट लगवाना है। तो अब पब्लिक डिसाइड करेगी, वहां पर वोटिंग होगा कि जिसमें सबसे ज्यादा वोट पड़ेगा कि भाई सड़क सबसे पहले बनवाना है, तो वही चीज एग्जीक्यूट हो जाएगा। या फिर नाली रिपेयर कराना बहुत जरूरी है, बीमारियां फैल रही है, तो वही चीज बस एग्जीक्यूट होगा, बाकी चीज नहीं होगा। तो ये जो अपन अपना गवर्नेंस टोकन भी इसको कहते हैं। अगर आप टाइप्स ऑफ टोकन सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा। गवर्नेंस टोकन भी होता है क्रिप्टो की दुनिया में, जिससे वोटिंग में ये सब चीजों का फैसला होता है। और वोट्स कौन देता है, जो कम्युनिटी का मेंबर है, डाओ, जो कि टोकन स्टैक करके रखेगा, जिसके पास जितने ज्यादा स्टैक्ड टोकन है उसका वोट उतना ज्यादा पावरफुल होगा यहाँ पे। तो एक ये सिस्टम ऐसा यहाँ पे बना हुआ है। और ट्रेजरी बैकिंग और बाउंडिंग के लिए इस टोकन को यूज किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसका मेन रोल इकोसिस्टम को चलाना और कम्युनिटी को इंसेंटिवाइज करना है, मतलब अगर आप मोटे शब्दों में इसको समझो तो, राइट। तो ये एलजीएनएस टोकन की बात हो गई। अब उसके बाद इसका जो मेन टोकन है वो कौन सा है, एक है प्राइवेसी एनोनिमस स्टेबल कॉइन ए। तो इनका खुद का अपना स्टेबल कॉइन ए आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई, ऑब्वियस है, ओरिजिन बैंकिंग सर्विस देने वाला है, ग्लोबल बैंकिंग सर्विस। तो ट्रांजेक्शन जो ये करेगा, लेन देन करेगा, उसके लिए इसको स्टेबल कॉइन चाहिए। और स्टेबल कॉइन चाहिए तो ये चाहता, तो यूएसडीटी यूएसडीसी जो ऑलरेडी स्टेबल कॉइन्स हैं उनको यूज कर सकता था, लेकिन इसने अपना खुद का ही स्टेबल कॉइन ए लॉन्च कर दिया है, जिसमें और ही भी बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का उसको बना दिया है ना। तो इसको एडवांस लेवल का बनाया है। इस चीज को भी आप समझने के लिए आप देखना, रिसर्च करिएगा, अपने से भी चैट जीपीटी पे पूछिएगा इन सब चीजों को, वो और आपको अच्छे से समझाएगा। मैं तो रफली मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ इसके बारे में। तो स्टेबल कॉइन ए जो ये लाया है ना, ये 1:1 के रेशो में यूएसडीटी ट्रेजरी रिजर्व रखेगा उसके बदले में। मतलब बैकअप के साथ में ये स्टेबल कॉइन रहेगा। प्लस ये एक जीरो नॉलेज जीके रोलअप
प्रूफ टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है। ये टेक्नोलॉजी क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं बताऊंगा अगले स्लाइड में, ठीक है। और ये एलजीएनएस टोकन है, ये मिंट होके आगे चल के वो स्टेबल कॉइन ए वो भी मिंट करेगा, बनाएगा, है ना। और जितने स्टेबल कॉइन ए एलजीएनएस के थ्रू बनते जाएंगे उतने एलजीएनएस बर्न होते चले जाएंगे, वो मतलब ब्लैक होल पे उसको डाल दिया जाएगा, राइट। तो स्टेबल कॉइन ए क्या करेगा, इस अगर इसको रखने से क्या फायदा होगा, इसको रखने से भी हमको आगे चल के मंथली और एनुअली रिटर्न्स मिलेंगे इसके पीछे में। और क्योंकि ये यूएसडीटी जैसा ही काम करेगा आगे, है ना। तो स्टेबल रहेगा, $1 के बराबर ही इसका प्राइस रहेगा हमेशा। लेकिन जो जब ये बैंकिंग का पूरा ग्लोबल ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा ओरिजिन का, तो जो भी गैस फीस कटेगा जिसमें हमको जो क्या कहते हैं ऑपरेशंस में, और अगर हम इस प्रोजेक्ट का पार्ट रहेंगे, जो भी पार्ट रहेगा इस प्रोजेक्ट का, जो कम्युनिटी के मेंबर्स रहेंगे, उनको वो जो गैस फीस जो आएगा उसमें से 80% का जो गैस फीस है वो हम हमारे में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाया करेगा। 20% को ये लोग अपना प्रोजेक्ट रन करने के लिए रखेंगे वो फंड को, ठीक है। ये सब इसके एप्लीकेशन में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो वहां पे जाके। तो ये ऐसे काम करेगा। इसके बाद ये स्टेबल कॉइन हो गया, और इसका खुद का एनओबीस का प्राइवेसी पब्लिक चेन आ रहा है। अब ये एनओबीस का प्राइवेसी पब्लिक चेन क्या है, आप इसको समझिए। इसका टोटल इशुएंस होगा 2.1, मतलब समझ लीजिए 2 करोड़ 10 लाख टोकन्स निकलेंगे इसके टोटल, जैसा बिटकॉइन का है, फिक्स सप्लाई रहेगा इसका। एनओबीस प्राइवेसी पब्लिक चेन, इसके नाम पे ध्यान दीजिए, प्राइवेसी पब्लिक चेन लिखा हुआ है। ये कौन से टेक्नोलॉजी पे बन रहा है, ये जीके रोलअप प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी पे बन रहा है, जो कि इथेरियम के ऊपर में लेयर 2 स्केलिंग प्रोटोकॉल रहेगा, है ना। जैसे पॉलीगॉन है ना लेयर 2, तो पॉलीगॉन टाइप का है लेकिन उससे और एडवांस है। और उससे और बेटर क्यों रहेगा वो भी बता दूं, क्योंकि ये पूरी तरीके से प्राइवेसी पब्लिक चेन में बना है, यानी कि एनोबीज, स्टेबल कॉइन ए और एलजीएनएस, ये तीनों मिलके एक जबरदस्त इकोसिस्टम बनाएगा। तो उससे फायदा क्या होगा, जैसे अभी आपको मैं समझाऊं, कुछ दिनों पहले पॉलीगॉन में कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट आ रहा था, जिसकी वजह से 2-3 दिन हमारा प्रोजेक्ट में थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था, है ना। वो धीरे से फिर से ठीक हो गया, लेकिन वो डिस्टरबेंस आया था, किसकी वजह से आया था, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन की वजह से। तो पॉलीगॉन क्या है, वो एक्चुअल में पब्लिक चेन है, प्राइवेसी पब्लिक चेन नहीं है, वो पब्लिक चेन है, उसमें दूसरे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट रन होते हैं, तो वहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है। और जब उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट आया, तो क्या हुआ वहां पर उसने सभी प्रोजेक्ट्स को थोड़ा बहुत इम्पैक्ट किया। और वहां पर क्या हुआ था, थोड़ा ग्लिच आ गया था, टेक्निकल इशू आ गया था। लेकिन एनोबीस का जो प्राइवेसी पब्लिक चेन इन्होंने ये क्यों लेके आ रहे हैं, इसी रीजन से लेके आ रहे हैं, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्योरली अपना बिंदास होके मस्त चले, अपना कोई दिक्कत ना हो ट्रैफिक का, या कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसका खुद का पब्लिक प्राइवेसी पब्लिक चेन रहेगा, जस्ट लाइक पॉलीगॉन, है ना, उससे और एडवांस थोड़ा सा, जो कि इथेरियम के ऊपर चलेगा, इथेरियम बेस्ड रहेगा। और इथेरियम बेस्ड है यानी अपने आप में बहुत तगड़ा है ना। आप जानते हो हैं ही हैं कि इथेरियम में कोई भी प्रोजेक्ट बहुत आसानी से नहीं बनाया जा सकता, उसमें बहुत सारे ऑडिटिंग और कम्युनिटी राइट्स के तहत गुजरना पड़ता है वहां पर से, ठीक है। तो इसका जो स्पीड है ये बहुत ज्यादा रहेगा इथेरियम के कंपेयर में। इसका फीस गैस फीस काफी लो लगेगा, ट्रांजेक्शन अच्छा रहेगा, सिक्योरिटी ये इथेरियम मेन नेट का इसको मिल जाएगा, राइट। और इसमें ERC-20 यानी कि जैसे यूएसडीटी यूएसडीसी या लिंक, इस टाइप के जो टोकन्स है कॉइन्स है वो रन कर सकते हैं, एनओबीज में सपोर्ट करेगा मतलब। और ERC-72 जैसे NFT टोकन्स होते हैं, आर्ट और म्यूजिक वाले जो टोकन्स होते हैं, जिसमें हम आर्ट म्यूजिक सिग्नेचर्स ये सारे चीजें स्टोर रख करते हैं, तो वो NFT टोकन्स भी रन होंगे। और ERC-1155 ये कौन सा टोकन है, ये कॉम्बो पैक है, मतलब ये ERC-20 प्लस ERC-72 दोनों टोकन्स को 721 दोनों टोकन्स का जो कॉम्बो टाइप का जो प्रोजेक्ट रहता है, वो भी यहाँ पर ये मतलब एसेट को ये सपोर्ट करेगा।
ठीक है, तो इसका यूज केस बहुत ही तगड़ा रहेगा, राइट। तो ओवरऑल ये प्रोजेक्ट में 3 मेन टोकन्स मिलके एक पूरा इकोसिस्टम डिजाइन किए हैं दुनिया को, और एक बैंकिंग सर्विस ये प्रोवाइड करने वाले। तो सारे के सारे मिलके क्या सर्विसेज दे रहे हैं? ओरिजिन के ये 18 सर्विसेज हैं जो हमको वर्ल्ड वाइड मिलेगा। क्या-क्या मिलेगा? हमको मिलेगा ओरिजिन का क्रिप्टो वॉलेट, जैसे हम अभी जो डैप यूज़ करते हैं, वॉलेट्स यूज़ करते हैं टोकन रखने के लिए, वैसा वॉलेट इनका आएगा। इस इनका हार्डवेयर वॉलेट आएगा। हार्डवेयर वॉलेट बोले तो जो आपका, जैसे हम सॉफ्टवेयर वॉलेट यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन वाला वॉलेट यूज़ करते हैं, तो पेन ड्राइव डिज़ाइन का भी हार्ड वॉलेट आता है क्रिप्टो रखने का। तो आप चाहो तो वैसे करके भी आप क्रिप्टो रख सकते हो अपने पास, तो हार्डवेयर वॉलेट आ जाएगा इसका। फिर प्राइवेसी ट्रांसफर सिस्टम रहेगा। अभी हमारा एलजीएनएस जो है, इसका क्रॉस चेन लॉन्च हो चुका है, और अब मतलब वैसे बहुत टाइम हो गया लॉन्च हुए, लेकिन आपको अभी मैं बता दूं कि आप एलजीएनएस से डायरेक्ट कुछ भी टोकन क्रिप्टो खरीद सकते हो। आप चाहो तो एलजीएनएस से बिटकॉइन भी ले सकते हो, इथेरियम ले सकते हो, सोलाना एक्सआरपी ले सकते हो, यूएसडीटी, यूएसडीसी, डाई, कुछ भी आप ले सकते हो। यहाँ पर क्रॉस चेन फंक्शनिंग इसका चालू हो चुका है एलजीएनएस का। तो उसके बाद क्रॉस चेन फंक्शन है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज आएगा इसका, जैसे हमारा डेक्स एक्सचेंज है, ठीक है। स्टेबल कॉइन ए वो आ चुका है। जो जो मैं लिस्ट आपको बता रहा हूँ, इसमें से बहुत सारे सर्विसेज तो इसके आ भी चुके हैं, लॉन्च हो चुका है। इसका वेबसाइट में भी आप चेक कर सकते हो। लोन एग्रीमेंट है, गेटवे प्रोटोकॉल है, ए पे सिस्टम लॉन्च होगा इसका, वो अभी हो भी गया होगा मे बी। जैसे हम गूगल पे और पेटीएम यूज करते हैं उसी प्रकार से। अब अपने इंडिया में तो ये सब अभी चल नहीं रहा है, लेकिन इसके कार्ड्स भी आ गए हैं, डेबिट कार्ड टाइप के। तो एपीए सिस्टम है इसका, परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सेकंड कॉन्ट्रैक्ट्स है, कॉइन डिपॉजिट फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, फाइनेंशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आएगा, इसका डेरिवेटिव्स मार्केट आएगा, रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन, मेटावर्स वर्चुअल वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम। मेटावर्स क्या है, जो मैं आपको एआई टेक्नोलॉजी के बारे में बोल रहा था, कि एआई और क्रिप्टो करेंसी मिलके ये एक वर्ल्ड का एक ग्लोबल बैंक बना रहे हैं ये लोग मिलके, ठीक है। और ये ग्लोबल इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल ऑटोनोमस, यानी कि जिसको डाओ गाइड करेगा, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंतर्गत ये प्रोजेक्ट है। ये मतलब ओनरशिप है इसकी वो रहेगी। जैसे अगर कोई हमसे पूछता है कि इसका ओनर कौन है, तो इसका कोई सिंगल कोई ओनर नहीं रहेगा। ये डाओ कम्युनिटी इसकी ओनर रहेगी, और उसी के अंतर्गत ये वर्ल्ड में सर्विसेज देगा, और डाओ कम्युनिटी तो पूरी दुनिया में फैली रहेगी, ठीक है। तो ऑनर जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड रहेंगे हमेशा, इसके कोई एक पर्टिकुलर बंदा इसका ऑनर नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें ओरिजिन की सर्विसेज मिलेगी हमको। अब रही बात, अगर मैं शॉर्ट एनालिसिस करूं इस प्रोजेक्ट का, कि इस प्रोजेक्ट का स्ट्रेंथ क्या है, इसकी इसकी वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है। तो स्ट्रेंथ की बात मैं अगर करूं, तो ये प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा विजन है। आने वाले टाइम पे 100 बिलियन का प्रोजेक्ट हो सकता है। अभी 3 सवा 3 बिलियन का हुआ है, तो अभी बहुत आगे जाएगा ये प्रोजेक्ट। और ये आने वाले टाइम पे दुनिया के टॉप 5 या टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज में से एक बन सकता है ये। इसका इतना बड़ा विजन है, और एकदम यूनिक है, कोई कॉपी पेस्ट वाला विजन नहीं है इनका। दूसरा, आज की डेट में बिगेस्ट डाओ कम्युनिटी है अभी। बिगेस्ट डाओ कम्युनिटी यानी कि किसी प्रोजेक्ट की मैं बात करूं, तो आज लगभग अगर आप पॉलीगॉन स्कैन में जाके चेक करेंगे, तो 13 लाख से ज्यादा अकाउंट होल्डर्स हैं इस प्रोजेक्ट में, है ना। और लिक्विडिटी भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट है ना इस प्रोजेक्ट का। और डूइंग एज इट इज, यानी कि जैसा इस प्रोजेक्ट ने अपने आप को शुरू से बताया है, फेज 1 में क्या होगा, फेज 2 में क्या होगा, वैसा ये एज इट इज चल रहा है। इसने बोला था 0.2 से नीचे नहीं जाएगा, और 0.4 से ऊपर नहीं जाएगा, जो जो एलजीएनएस रिवॉर्ड देता है सेल्फ स्टेक में। तो आज भी वो वैसे ही चल रहा है। इसका जो प्राइस है ऑटोमेटेड है, एएमएम है, मतलब नीचे भी जाता है प्राइस, फिर ऊपर घूम जाता है। तो वो मैकेनिज्म भी वैसे ही चल रहा है, एज इट इज चल रहा है ना। और प्रोजेक्ट को चलते 18 महीने हो गए हैं। तो ये जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी के साइंस है जो मैं बता रहा हूँ।
फिर ये कंप्लीट इकोसिस्टम वाला प्रोजेक्ट है, यानी कि ये कोई सिर्फ टोकन वाला प्रोजेक्ट नहीं है, इसका खुद ये कॉइन बेस्ड प्रोजेक्ट है एक प्रकार से। ये कॉइन सिस्टम वाला प्रोजेक्ट है, राइट। और ओरिजिन है वो फॉरएवर रहेगा, ये कहीं नहीं जाने वाला। जैसे कि बिटकॉइन और इथेरियम जब तक है दुनिया में तब तक ये प्रोजेक्ट भी रहेगा, इतना तो मैं कह सकता हूँ, जो जो मैंने अपने रिसर्च में मेरे को मिला है वो। उसके बाद अगर मैं, ये स्ट्रेंथ की बात हो गई, अब वीकनेस की बात करूं, तो वीकनेस क्या है? कम्युनिटी में लैक ऑफ एजुकेशन है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी हमारे लिए बहुत नया सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट में भी नहीं आया है स्टूडेंट्स के आज भी। शायद अभी आ गया होगा तो अलग बात है, बट सो फार आई नो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोर्स अभी नहीं चल रहा है। कोई भी एक आध सिलेबस में ऐड नहीं है फिलहाल। कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स में भी ये ऐसा नहीं है। अब वो ब्लॉकचेन डेवलपर्स के लिए स्पेशल अलग से करस्पॉन्डेंस टाइप का कुछ कोर्स ही करना पड़ता है, डिप्लोमा कोर्स होगा या कुछ भी है, बट डिग्री कोर्स अभी भी नहीं है इससे रिलेटेड। एजुकेशन की बहुत कमी है, और क्योंकि ये जो सिस्टम है हम इसको अभी फिलहाल यूज भी नहीं कर रहे हैं हमारे भारत देश में, तो ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है उसके बारे में भी अवेयरनेस की कमी है ना। क्योंकि जैसे हम पेटीएम यूज करते हैं, हम बाकी चीजें यूज करते हैं तो हमको पता है कि कैसे काम करता है, मतलब इसका सर्विस हम लेते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के का भी सर्विस अभी चालू नहीं हुआ है, तो बहुत सारी चीजों की यहाँ पे कमी है। तो एजुकेशन की कमी है, यही वीकनेस है। अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो फिलहाल अभी क्रिप्टो वेव तो चल रहा है बॉस, दुनिया में 4 ट्रिलियन से ज्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वर्ल्ड वाइड। तो मानता हूं मैं इस बात को कि स्कैम्स बहुत हैं इस इंडस्ट्री में, लेकिन कुछ इसमें बात भी है। ये चीज भी आप लोगों को माननी पड़ेगी कि कुछ तो है इस, ये रियल केस, रियल यूज केस है इस क्रिप्टो करेंसी का, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कुछ तो है, जो ऐसी पूरी दुनिया पागल नहीं है इसके लिए। आए दिन न्यूज़पेपर्स में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको दिख भी जाएगा, अपडेट्स है, और बहुत सारे यूट्यूब में भी आपको दिख जाएगा कुछ ना कुछ। कुछ बड़ा तो है इसमें, क्रिप्टो वेव अभी तो चल रहा है। और हम तो उस जनरेशन को बिलोंग करते हैं भाई लोग कि हमने कैसेट से लेके सीडी देखा, सीडी को गायब होके डीवीडी बनते देखा, फिर पेन ड्राइव का जमाना है, और आज की डेट में गूगल क्लाउड भी आ गया है। और आज तो भाई सीडी भी आउटडेटेड हो गया है। हम तो वीसीआर की बात कर रहे थे, हम सीडी भी आउटडेटेड हो गया है। आजकल सीडी प्लेयर भी देखने को नहीं मिलता है। फ्लॉपी डिस्क है, और भी कितने सारे टेक्नोलॉजीज आके चले गए हमारे आंख के सामने से, राइट। वो बटन वाला मोबाइल भी आजकल किसी के हाथ में दिख जाता है तो हम उसको बड़े एक्साइटेड होके देखते हैं, अरे ये बटन वाला मोबाइल भी है क्या। नोकिया का कोई मोबाइल भूले बिसरे कभी दिख जाए तो ऐसा लगता है जमाना बीत गया, बट ज्यादा पुरानी बात नहीं है वो। तो उसी प्रकार ये वेव है क्रिप्टो का जो अभी चल रहा है, आ गया है, ये चल रहा है। और इस पे हम, अगर इस चीज को हम समझ जाएं, एक्सेप्ट कर लें, तो भाई जो समझ जाएगा वो कुछ बन जाएगा, बना लेगा, राइट। अब प्रोजेक्ट जो है ये अभी भी बहुत इनिशियल स्टेज में है, जस्ट अभी फेज 2 में घुसा है, एंट्री किया है, और अभी फेज 3 इसका आना बाकी है। और प्रोजेक्ट को सर्टिक जो है उसने बोला है कि 13 साल 11 महीना तो लगेगा इसको टोटल खुलने में, और अभी सिर्फ 18 महीना हुआ है इस प्रोजेक्ट को आए। तो अभी भी बहुत, मतलब कि बेबी है ये प्रोजेक्ट, बहुत कुछ बचा है इसमें, बहुत पोटेंशियल है इसमें, आगे पहुंच जाएगा ये प्रोजेक्ट, राइट। तो ये अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बता दिया। अब थ्रेड क्या है? थ्रेड यानी कि क्या, डर। किस बात का डर है? जो दो आसपास हर हर हफ्ते नए स्कैम वाले प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं इधर उधर से, और वो भी अपने आप को यही कहते हैं कि हम बिटकॉइन जैसा बनेंगे, या फिर यहाँ पर ज्यादा हम आपको रिटर्न देंगे। वो ज्यादातर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है वो कॉपी पेस्ट या बीएनबी वाले प्रोजेक्ट्स रहते हैं। तो उन वही सब इसके छोटे मोटे अभी थ्रेड्स हैं। लेकिन आप देखेंगे कि आसपास में अभी यही पिछले 1.5 साल से आराम से मस्त रन कर रहा है, बाकी सारे प्रोजेक्ट्स आए गए हो गए हैं। तो उसका वो थ्रेड भी अब बहुत छोटा हो गया, लोगों को समझ में आने लगा है कि ओरिजिन एलजीएनएस यार, ये है द रियल क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट। तो ओवरऑल ये हो गया स्वॉट एनालिसिस। और प्रोजेक्ट की बात करूं, ये 3 टाइप के हमको रिवॉर्ड्स ऑफर करता है। जैसे सेल्फ स्टेक आप करते हैं, आप 1 टोकन, आधा टोकन भी ले सकते हैं। आप चाहो तो 10 टोकन ले सकते हो, और 0.2 से 0.4 के स्पीड में
हर 8 घंटे में ये हमको रिवॉर्ड देता है कंपाउंडिंग में, यानी कि दिन में 3 बार ये हमको देता है। और स्पाइडर वेब रिवॉर्ड है, जब हम किसी को रिफरल में इसके बारे में किसी को बताते हैं और वो कुछ टोकन्स स्टैक करता है, तो उसके बदले में भी हमको कुछ नॉमिनल सा एज एन रिवॉर्ड हमको एलजीएनएस टोकन्स मिल जाते हैं। बहुत फ्रैक्शनल मिलता है, बहुत बड़ा नहीं मिलता है, क्योंकि ये जेन्युइन प्रोजेक्ट है। मतलब बहुत ग्रीडी प्लान नहीं है इसका, ओरिजिनल प्रोजेक्ट की यही पहचान है। राइट। और डाओ कम्युनिटी है, अगर आप डाओ कम्युनिटी बनाते हैं, जो तीसरा जो सबसे बड़ा इनकम है वो, कि अगर आप डाओ कम्युनिटी बनाते हैं तो रिवॉर्ड में आपको रैंकिंग के हिसाब से रिवॉर्ड्स मिलता है। इसके अलग अलग लेवल के रैंक्स है, V1, V2, V3, V4, V5 और टॉप लेवल है V6। और ये आप जिन लोगों ने भी आपको इनवाइट किया है, उसके साथ आप अगर बैठ के समझेंगे डिटेल्स को, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि फर्स्ट फेज में क्या है ना, प्रेजेंटेशन और प्रोजेक्ट क्या है, उसका विजन क्या है, व्यू क्या है, वो जानना ज्यादा जरूरी है, इससे ज्यादा कि ये प्रोजेक्ट में हम हमको कमाई क्या मिलेगी वाला। वो तो सेकेंडरी चीज है, वो छोटा, वो फुद्दू सा चीज है। उसको जानने का उतना नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। तो ओवरऑल ये प्रोजेक्ट का 3 प्रकार का रिवॉर्ड है। और एक बोनस में मैं आपको बता दूं, कोई भी नया प्रोजेक्ट को चेक कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले उस प्रोजेक्ट का यूज केस समझिए, उसका विजन क्या है ये समझिए। ठीक है। और उसका यूज केस यूनिक होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। कल को कोई आएगा कि मैं ओरिजिन के जगह में अभी मैं ओरिजिन लेके आ गया हूँ, या एक्सीजिन लेके आ गया हूँ, और वो सेम कॉन्सेप्ट को कॉपी पेस्ट करके बता रहा है कि मैं भी बैंक बना रहा हूँ। तो कॉपी प्रोजेक्ट जनरली फेलियर बहुत ज्यादा होता है उसमें, या फिर स्कैम ज्यादा होता है। तो कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट में बिल्कुल मत जाइए। यूज केस एकदम यूनिक होना चाहिए, आइडिया एकदम यूनिक होना चाहिए प्रोजेक्ट का। अगर ओरिजिन जैसा प्रोजेक्ट दोबारा आना है तो उसको टाइम लगेगा, वो हर हफ्ते हर महीने नहीं आने वाला। जो हर महीने मशरूम की तरह नए नए प्रोजेक्ट फूटते रहते हैं आए दिन, वैसे प्रोजेक्ट्स है ना, वो इसीलिए फूटते हैं क्योंकि वो सब कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट ही रहता है, उनका कोई मिशन विजन नहीं रहता, उनका एक ही मिशन रहता है, स्कैम करना। तो ऐसे प्रोजेक्ट से आप लोगों को बचना चाहिए, यूज केस तगड़ा हो। दूसरा, ब्लॉकचेन कौन सा यूज कर रहे हैं वो लोग, अगर बीएनबी का प्रोजेक्ट है तो उससे दूर रहिए, उस पर बिल्कुल आप हाथ मत लगाइए उसको, उसमें स्कैम्स भयंकर होते हैं। डेक्स स्क्रीनर पे डेटा चेक करिए, उसका एफडीवी वैल्यू है, उसका मार्केट कैप है, उसके टोकन जो है, उन सबको आप चेक करके देखिए, जोड़ घटाव करके चेक करिए, मिसमैच तो नहीं हो रहे हैं आंकड़े। चैट जीपीटी की हेल्प आप ले सकते हो, जो चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको चैट जीपीटी में आप टाइप करके समझिए, अपनी भाषा में समझ सकते हो। आप चाहो तो इंग्लिश में समझ लीजिए, हिंदी में समझ लीजिए, पंजाबी में समझ लीजिए, जिसमें चाहो आपको चैट जीपीटी बिल्कुल आपको गाइड करेगा। उसके बाद उसके फाइंडिंग्स जो आप चेक करिए, सारे जो ऑडिटिंग जो है, रेटिंग एजेंसी और ऑडिटिंग, उसमें क्या क्या मिला है उस प्रोजेक्ट्स में, उनको क्या क्या चीज वो लोग देखे हैं उसको देखिए। जो रेड फ्लैग्स हैं वो तो हम देखते हैं, वार्निंग फ्लैग्स तो है वो तो हम देखते हैं, लेकिन वो कितना बड़ा रेड फ्लैग और वार्निंग फ्लैग है, वो प्लस जो फाइंडिंग्स मिली है वो सब चीज को, और जो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑडिट हुआ है कि नहीं, ये सब चीजों को देखना चाहिए, चेक करना चाहिए। ठीक है। तो ये किसी प्रोजेक्ट को चेक करने का एक तरीका है। राइट। अब फाइनल कंक्लूजन है कि भाई ये प्रोजेक्ट वेरीफाइड है, और इसका बहुत बड़ा विजन है, बढ़िया प्रोजेक्ट है, तगड़ा है। लेकिन फिर भी आज भी क्रिप्टो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एसेट में आता है। और बड़े बड़े इन्वेस्टर एडवाइजर भी यही कहते हैं कि उतना ही आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना, उतना ही आप रिस्क लेना, जितना आप, जितने में आपको फाइनेंशियल डेंट ना लगे, आप कंफर्टेबल रहें। है ना, आपको रिस्क अपने क्षमता अनुसार लेना है हमेशा। सबकी क्षमता अलग अलग होती है, किसी का रिस्क कैपेसिटी 10,000 का होता है, किसी का 1 लाख का, किसी का 1 करोड़ का। तो देखा सीखा आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही रिस्क लीजिए किसी भी क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट में। राइट। तो ओवरऑल ये था आज का मेरा प्रेजेंटेशन, और इसी के साथ मैं अपना ये स्लाइड बंद करता हूँ। और आज का प्रेजेंटेशन, अच्छा, एक सवाल आया है यहाँ पर, आकाश डाओ एएस टोकन के बारे में कुछ बताएं सर प्लीज, इसका दूसरा पार्ट
है करके लोगों को गुमराह बना रहे हैं सर, आप प्लीज बताएं सर। ओके, तो आकाश डाओ के बारे में मैंने जो अ, अपनी तरफ से जो मैं चेक किया था वो मैं आपको बताऊं। स्क्रीन शेयर करके ही आपको डेक्स स्क्रीनर में कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए। ओके, ये स्क्रीन आपको दिख रहा होगा आई होप। तो ये मैं आ गया अपने डेक्स स्क्रीनर पे, और सबसे ऊपर में ही दिख रहा है मुझे एएस। यही यही है ना शायद। हाँ, यही है एएस टोकन। तो अब देखिए, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ जो मुझे नहीं समझ में आया, जो जिसके पीछे मुझे डाउट है वो बता रहा हूँ। एक तो इसका लिक्विडिटी लॉक है। ठीक है, टोटल लॉक्ड लिक्विडिटी है। मतलब हमारे प्रोजेक्ट में लिक्विडिटी लॉक्ड नहीं है, उसमें नए टेक्नोलॉजी एडवांस लेवल का फंक्शन है। आप चैट जीपीटी पे इसके बारे में चेक करिएगा, वो बता देगा। ठीक है। और हम यहाँ पर आप देखिए, मार्केट कैप यहाँ पे बता रहा है 39.14 बिलियन। मैंने जब इस प्रोजेक्ट को पिछले महीने जब चेक किया था ना, तो 111 बिलियन करीब बता रहा था। अभी इसका मार्केट कैप कम दिखा रहा है, क्योंकि इसका प्राइस है वो गिरा हुआ है। उस टाइम करीब 26-27 डॉलर के आसपास था, अभी ये 9.5 में आ गया है। राइट है। लेकिन यहाँ पर देखिए, इसका जो एफडीवी है, एफडीवी बोले तो नीचे देखिए, फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन जो बता रहा है क्या है, टोटल सप्लाई माइनस बर्न सप्लाई इनटू प्राइस। तो यहाँ पर आप देखिए, एफडीवी है वो सिर्फ 89 मिलियन है, और मार्केट कैप है वो है 39 बिलियंस का, बिलियन है ना, मिलियन भी नहीं, बिलियन में है। और यहाँ पर प्राइस है इसका 9.5, और इस प्रोजेक्ट को आए हुआ है सिर्फ 3 महीने। तो अगर आप इसके आंकड़ों को आप निकालोगे ना, तो मार्केट कैप है 39.14 बिलियन। 39.14 डिवाइडेड बाय 9.5, यानी कि लगभग लगभग 41 करोड़। 41 करोड़ इसके टोकन मिंट हो चुके हैं, अकॉर्डिंग टू मतलब इसके डेटा के हिसाब से, है ना। ये बता रहा है। तो आप एक बात सोचिए, 3 महीने में 41 करोड़ टोकन कैसे रिलीज हो गए इसके। अगर मैं यहाँ पर, हम अपने प्रोजेक्ट में जाते हैं, मान लीजिए, मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। होम में जाता हूँ मैं, ये। तो यहाँ पर आप देखिए, टोटल स्टैक्ड कितने टोकन्स हैं हमारे, 25 करोड़ हैं। कितने महीने में, हमारे प्रोजेक्ट को कितना टाइम हो गया, 18 महीने में। तो 18 महीने में हमारा प्रोजेक्ट 25 करोड़ में है, और ये सिर्फ 3 महीने में 41 करोड़ मिंट कर दिया। कैसे पॉसिबल है। तो कुछ डेटा इसके मिसमैच हो रहे थे। ये पॉलीगॉन बेस्ड है ये प्रोजेक्ट भले, लेकिन ये कुछ डेटा इसके मिसमैच है। प्लस फिर मैं इसके वेबसाइट में जाके देखा, ये तो पूरी तरीके से हमारे ओरिजिन को ही कॉपी पेस्ट किया हुआ है ये इसमें, है ना। वहीं पे अगर आप हमारे एलजीएनएस को देखोगे यहाँ पे, तो इसका देखो मार्केट कैप कितना दिखा रहा है, 3.31 बिलियन। इसका लिक्विडिटी लॉक्ड नहीं है। इसका फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यू कितना बता रहा है, 3.32 बिलियन, मतलब लगभग आसपास है। जो टोकन बर्न हो गए हैं उसी को यहाँ पर माइनस किया गया है। दोनों में देखिए फ्रैक्शनल का डिफरेंस है, फुल्ली डाइल्यूटेड और मार्केट वैल्यू में, है ना। और इस प्रोजेक्ट को आए कितना दिन हो गया, 1 साल 6 महीने 15 दिन, 18 महीने हो चुके हैं। तो इसका डेटा सब मैच करता है। और ये किसी का कॉपी प्रोजेक्ट नहीं है, ये अपने आप में ओरिजिनल प्रोजेक्ट है ना। इसमें ट्रांजेक्शन्स तो आप देखिए, जान ही रहे हैं। इसका देखिए बाइंग और सेलिंग वैल्यू भी